नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति पर गौर कर रहे हैं जहां सीमा पर गोलियां चलीं, भारी लड़ाई हुई, फिर अचानक सब शांत हो गया। हम्म, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शांति के पीछे कोई औपचारिक समझौता, कोई डील नहीं है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया सीमा संघर्ष की। हाँ। हमारे पास एक विस्तृत ऑडियो कमेंट्री है जो इस पूरे घटनाक्रम का काफी गहराई से विश्लेषण करती है। जी। और इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि ये शांति बिना समझौते वाली अजीब सी स्थिति, हाँ। जिसमें गोलीबारी तो रुकी है पर तनाव बना हुआ है, ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक लाभ है। एक तरह से अप्रत्याशित अवसर जैसा सूत्र कहता है। हाँ, अप्रत्याशित अवसर, या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं दिवाली लॉटरी जैसा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? दो पड़ोसियों के बीच का अनसुलझा तनाव भारत के पक्ष में कैसे जा सकता है? यही समझना है आज। चलिए आज इसी विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस दावे के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले, ये संघर्ष था क्या? थोड़ा संक्षेप में बताएं तो। सूत्र के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर, जिसे ड्यूरैंड लाइन कहते हैं, हाँ, ड्यूरैंड लाइन, वहां हाल ही में लगभग 3 दिनों तक काफी गंभीर भीषण लड़ाई चली। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्र इस लड़ाई की गंभीरता पर काफी जोर देता है। बताता है कि भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, दोनों तरफ नुकसान हुआ। विश्लेषण में यह भी साफ उल्लेख है कि पाकिस्तानी सेना को इस अप्रत्याशित हमले से काफी नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा। हाँ, यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सीमा चौकियों से पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा या वो उन्हें छोड़कर चले गए। ओह। तालिबान लड़ाकों ने जिस आक्रामकता से हमला किया, उसने पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यकीनन चौंका दिया। 3 दिन की इस भारी लड़ाई के बाद फिर गोलियां चलनी बंद हो गई। अब आमतौर पर तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की जाती है कि कोई मध्यस्थता होगी, बातचीत होगी। हाँ, और एक औपचारिक युद्ध विराम समझौता होगा। सीज फायर। बिल्कुल सीज फायर। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल्कुल यहीं पर, जैसे कि आपने कहा, गोलीबारी रुक गई है। ऊपर से देखें तो एक तरह की शांति दिख रही है। लेकिन स्रोत बार बार इस बात को रेखांकित करता है कि कोई फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट, कोई संधि या दोनों पक्षों के दस्तखत वाला कोई युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, एक औपचारिक समझौते से क्या होता है? शांति की थोड़ी गारंटी मिलती है, नियम तय होते हैं, तनाव कम करने के रास्ते बनते हैं। हाँ, डी एस्केलेशन के लिए। जी, डी एस्केलेशन के लिए शायद कोई निगरानी मैकेनिज्म भी बने। इसके बिना ये शांति बेहद नाजुक है, मतलब कांच की तरह। अच्छा, समय के लिए रुका है। सटीक कहा, बिल्कुल। और यही अनिश्चितता, यही न युद्ध न शांति वाली स्थिति, सूत्र के अनुसार पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक दुविधा पैदा कर रही है। कैसी दुविधा? दुविधा ये कि पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमा पर अब लगातार हाई अलर्ट पर रहना होगा। भारी संख्या में सैनिकों और संसाधनों की तैनाती बनाए रखनी होगी। अच्छा। क्योंकि तालिबान की तरफ से अगला कदम कब और क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और ये स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है। ये अलग कैसे है? मतलब क्या पाकिस्तान पहले पश्चिमी सीमा पर ध्यान नहीं देता था? पारंपरिक रूप से अगर देखें तो पाकिस्तान का लगभग पूरा सैन्य ध्यान और संसाधन उसकी पूर्वी सीमा पर, यानी भारत से लगी सीमा पर केंद्रित रहा है। हाँ, ये तो जग जाहिर है। सूत्र का अनुमान है कि पाकिस्तान अपनी कुल सैन्य क्षमता का लगभग 70 से 80% हिस्सा हमेशा से भारतीय सीमा पर तैनात रखता आया है। जी, 70-80%। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पश्चिमी सीमाएं, चाहे वो अफगानिस्तान से लगी हों या ईरान से, ऐतिहासिक रूप से या तो कह लीजिए फ्रेंडली मानी जाती थी या कम खतरे वाली। हाँ, थ्रेट परसेप्शन कम था उधर। तालिबान के पिछले शासन में या उससे पहले भी स्थिति इतनी तनावपूर्ण नहीं थी कि वहां भारी मिलिट्री बिल्डअप स्थायी रूप से रखना पड़े। लेकिन ये 3 दिन की लड़ाई और उसके बाद इस औपचारिक समझौते का न होना, ये पूरा समीकरण पलट देता है। तालिबान ने दिखा दिया है कि वो न केवल हमला करने में सक्षम है, बल्कि भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी रखता है। सूत्र के विश्लेषण के अनुसार इस हमले की तीव्रता और गंभीरता ने पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया कि उसे आनन फानन में भारतीय सीमा पर तैनात अपने महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन, कहाँ से? मतलब ईस्टर्न बॉर्डर से। हाँ, ईस्टर्न बॉर्डर से, जिसमें रेगुलर सैनिक, टैंक रेजिमेंट्स, बख्तरबंद गाड़ियां और यहाँ तक कि स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां भी शामिल है, उन्हें वहां से हटाकर अफगान सीमा पर भेजना पड़ा। इसका सीधा असर तो भारत के सामने पाकिस्तान की सैन्य स्थिति पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। सूत्र का मुख्य तर्क यही है
ये संसाधन जो दशकों से सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर तैनात किए गए थे, उन्हें अब पश्चिम की ओर मोड़ना पड़ा है। जाहिर है। ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से अपनी रणनीतिक प्राथमिकता को बदलने जैसा है, भले ही ये मजबूरी में उठाया गया कदम हो। इससे सीधे तौर पर भारत के प्रति उसकी आक्रामक या रक्षात्मक क्षमता कम होती है। और जैसा कि पहले बात हुई, शायद पाकिस्तान को उम्मीद रही होगी कि ये तैनाती कुछ दिनों या हफ्तों की बात होगी। हाँ, शायद यही सोचा होगा। लड़ाई रुकेगी, कोई समझौता होगा और फिर इन सैनिकों और साजो-सामान को वापस पूर्वी सीमा पर ले आया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन औपचारिक युद्ध विराम न होने के कारण अब ये संभव नहीं लगता। सूत्र का आकलन है कि अफगान सीमा पर ये अतिरिक्त सैन्य तैनाती अब एक अस्थायी व्यवस्था नहीं रह गई है, तो फिर बल्कि ये एक, आप कह सकते हैं, सेमी परमानेंट हकीकत बन सकती है। जब तक तालिबान के साथ कोई ठोस समझौता नहीं होता, पाकिस्तान ये जोखिम नहीं उठा सकता कि वो पश्चिमी सीमा को हल्का छोड़ दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अब प्रभावी रूप से 2 सक्रिय मोर्चों, 2 एक्टिव फ्रंट्स का सामना कर रहा है। बिल्कुल। एक पारंपरिक मोर्चा भारत के साथ पूर्व में, और अब एक नया अप्रत्याशित और अस्थिर मोर्चा अफगानिस्तान के साथ पश्चिम में। बिल्कुल। और ये किसी भी देश के लिए, खासकर पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 सक्रिय मोर्चों का मतलब है संसाधनों का बंटवारा। न केवल सैनिक और हथियार, बल्कि इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, कमांड और कंट्रोल, सबका ध्यान बढ़ जाता है। सही बात है। जो ऊर्जा और फोकस पहले सिर्फ एक दिशा में लगता था, अब वो 2 विपरीत दिशाओं में खिंच रहा है। सूत्र का मानना है कि ये स्थिति पाकिस्तान की निर्णय लेने की क्षमता और समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर भारी दबाव डाल रही है। यहाँ एक और सवाल उठता है मेरे मन में, अगर लड़ाई इतनी गंभीर थी और दोनों तरफ से रुक गई, तो कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति जैसे चीन, रूस या अमेरिका, वो बीच में क्यों नहीं आई? आमतौर पर ऐसे संघर्षों में मध्यस्थता की कोशिशें होती हैं। ये एक वाजिब सवाल है, और सूत्र इसका एक थोड़ा कड़वा लेकिन शायद यथार्थवादी जवाब देता है। क्या कहता है सूत्र? विश्लेषण का तर्क है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां चीन, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि यूरोपीय देश भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा